850 ईस्वी पूर्व से लेकर ज्ञात काल के भारत में उत्खनन के द्वारा आज जो भी साक्ष्य मिले हैं वे भारतीय समाज में अमीर वर्ग और गरीब वर्ग को तरलता से प्रभावित करने वाले साक्ष्य हैं। तरल यानी कोई भी समूह, कोई भी परिवार या कोई भी वंश अपनी कुशल नीति की वजह से गरीबी की अवस्था को छोड़कर अमीरी की अवस्था में पहुंच जाता था। यहाँ तक भी वो गरीब व्यक्ति अपनी बुद्धि कौशल से सम्राट भी बन जाता था। और दूसरी तरफ कोई भी परिवार, कोई भी समूह, कोई भी वंश अपनी अकुशल नीति की वजह से राजा से रंग भी हो जाता था, यानी अमीरी से गरीबी के दलदल में जाता था। इस प्रकार के काफी साक्ष्य सहित उदाहरण भारतीय इतिहास में देखने को मिलते हैं। इनमें से अनेक सम्राटों के नाम तो इतिहास के पन्नों में भी दर्ज हैं। जिन सम्राटों के अनुयायी आज सदियों से गरीबी का दंश झेल रहे हैं, उन सभी सम्राटों के पूर्वज अपनी कुशल नीति की वजह से ही उस समय में समाज व देश का नेतृत्व किए थे। लेकिन उनके बाद वाली पीढ़ी अपनी अकुशल नीति की वजह से सत्ता से दूर होते हुए अपने परिवार को गरीबी के अंधकार में जीते हुए कहीं गुम हो गए। आप सभी इन सभी तत्वों को उस काल के सम्राटों के नाम से जोड़कर देख सकते हैं। जैसे एक थे हर्यक वंश के सम्राट बिम्बिसार। वे अपनी कुशल नीति की वजह से सम्राट बने, लेकिन आगे उनकी पीढ़ी कहाँ और किस हाल में ये आज तक कोई नहीं बता पाया। इस तरह सम्राट बिम्बिसार के बाद नागवंश, नंदवंश, मौर्य, सातवाहन, शुंग, कण्व, शंक, पल्लव वंश, कुषाण वंश, गुप्त वंश, वर्धन वंश और पाल वंश के लोग अपने अपने काल और समय में अपनी अपनी कुशल नीति की वजह से सम्राट बनकर सत्ता के शीर्ष पर रहते हुए सभी संसाधनों के अधिनायक रहे। लेकिन बाद के काल में इनके वंशज अपनी अकुशल नीति की वजह से सत्ता से दूर होते हुए संसाधन विहीन होकर आम लोगों के साथ जिंदगी बिताते हुए कहाँ विलुप्त हो गए, ये आज कोई नहीं बता सकता। उसी तरह देश के मार्गदाता सहित मक्खली घोषाल, निघंट नागपुत, आलार कला, मोगलायन, सारीपुत, महाकश्यप, कत्यायन, उपाली, नागसेन और भी जैसे विद्वानों ने ज्ञान का मार्गदर्शन दिया। लेकिन आज उन सभी के वंशज कहाँ और किस हाल में, ये कोई बता नहीं सकता। सरल रूप से सामाजिक परिवर्तन का ये सिलसिला 850 ईस्वी के पूर्व से लेकर ज्ञात काल तक सभी वर्गों के लिए चलता रहा। लेकिन इसके बाद के काल में सभी लोगों के लिए ये तरल सामाजिक परिवर्तन वाली स्थिति बंद होने की कगार पर आ गई थी। कारण इसके बाद आने वाली भारत की सभ्यता संस्कृति में जबरदस्त सामाजिक बदलाव देखने को मिलता है। तरल वर्गीकरण से बदलने वाली भारतीय सभ्यता संस्कृति ने अब ठोस वर्गीकरण की ओर कदम बढ़ाना शुरू कर दिया था। यानी 850 ईस्वी के बाद से पहले वाले गैर वर्णागत समाज अब वर्णागत समाज के रूप में रूपांतरित हो गई थी और वर्ण के खूंटे में बनने लगी थी। जिसका परिणाम ये हुआ कि कोई कितना भी गुणशाली व्यक्ति हो, कोई कितना भी बलशाली व्यक्ति हो, कोई कितना भी बेहतरीन कुशल नीति निर्धारित व्यक्ति हो, लेकिन अब वो वर्ण के खूंटे में बंध जाने के कारण कहीं का सम्राट नहीं बन सकता था। अब सभी विद्वान पद पर आसीन धूर्त कपटियों ने एक वर्ण का निर्माण करते हुए एक विशेष वर्ग के लिए विद्वान और एक विशेष वर्ग के लिए सम्राट वाली पद को सुरक्षित कर दिया था। जबकि इसके पहले वाली संस्कृति में कोई भी व्यक्ति मार्गदाता, कोई भी व्यक्ति किसी विषय का विद्वान, कोई भी व्यक्ति किसी पठन पाठन संस्था का आचार्य, कोई भी व्यक्ति किसी गणराज्य की सत्ता का संचालक या सम्राट बन सकता था। सम्यक संस्कृति से भ्रामक संस्कृति, जगत सत्या से जगत मिथ्या के प्रथम जन्मदाता आदि शंकर ब्राह्मणों का प्रथम उदय है। आदि शंकर के वंशज आज जंगम ब्राह्मण बनकर बैठे हैं और उनके अनुयायियों ने तमाम प्रकार की कर्मकांड बातों को स्वायत्व के लिए उस समय के छोटे बड़े रजवाड़ों या कबीला प्रमुखों को एक सामंतशील जाति स्वरूप का चोला पहना रखा है। इस मीठे मीठे सामाजिक परिवर्तन का परिणाम ये हुआ 950 ईस्वी के बाद से भारतीय समाज का सामाजिक ढांचा पूरी तरह से वर्णागत रूप में परिवर्तित होते हुए ठोस आकार ले लिया था। इस परिवर्तन का सारा श्रेय उस समय के धूर्त, ठग, ब्राह्मण, धोखेबाज जैसे लोगों का था। उन सभी ने मिलकर पहले का जो गुणवाचक शब्द ब्राह्मणों के लिए प्रयुक्त होता था, उस शब्द को अपनी जाति के नामकरण के लिए प्रयोग किया। उन सभी ने मिलकर पहले का जो गुणवाचक शब्द विद्वानों के लिए प्रयोग होता था, उस शब्द को अपनी जाति के नामकरण के लिए प्रयोग किया। यानी उस समय के सभी धूर्त, ठग, चूनमंगों ने उस गुणवाचक शब्द ब्राह्मण जो मौर्य काल में प्रयुक्त होता था, उसे आगे चलकर गुप्त काल में ब्राह्मण शब्द प्रचारित किया। उसको संस्कारिक भाषा संस्कृत में ब्राह्मण कहते हुए अपनी जाति के नाम पर कर लिया। उसके बाद उस समय के छोटे छोटे सामंतों को अपनी भ्रम वाली काल्पनिक कहानी के जाल में फांसते हुए प्राचीन गुणवाचक शब्द लाजापुत्र उसको संस्कारित करते हुए संस्कृत में राजा का पुत्र यानी राजपुत्र जाति का नामकरण करने लगे। इसका सबसे बड़ा प्रमाण भारत में राजपूत जाति की उत्पत्ति से है, जो उस समय से लेकर अभी तक वर्णागत स्थिति में क्षत्रिय वर्ण का नेतृत्व करती आ रही है। सम्यक संस्कृति का गुणवाचक शब्द बमन, बामन अथवा बामन जो उस समय केवल विद्वानों के लिए प्रयोग हुआ करता था, वो अब सम्यक अंतकाल यानी सामंत, सामंती
या ब्राह्मणवादी संस्कृति का निर्माण करने वाले चूनमंगे वर्ग ने अपनी जाति के नाम से बांधते हुए उसे जातिवाचक नाम बना दिया। ब्राह्मणवाद के उदय के बाद श्रमशील तकनीकी जातियों के कबीला प्रमुख जो अब सामंत बन गए थे या ऊपर के ब्राह्मणिक भाट स्वयंभू ब्राह्मण बनने वालों ने इन्हें अब राजा का पुत्र यानी राजपूत बनाते हुए सामंती रजवाड़ों से ठग कर फ्री में पेट पूजा करने लगे थे। ये दोनों सामंतवाद के कट्टर पोषक थे, क्योंकि पहला राजपूत तकनीकी जातियों से लूट कर खाता था, तो दूसरा भाट राजपूतों को मूर्ख बनाकर या राजपूतों को चने के झाड़ पर चढ़ाकर अपना पेट भरता था। इसके बाद भारत में जितने भी प्रकार के श्रमशील वाले कबीला या समूह थे, सभी को उनके श्रम तकनीक के नाम संबोधन अनुसार ठोस आकार देते हुए जातियों का निर्माण किया जाने लगा। ये प्रमाणिक इतिहास है कि जातियों का निर्माण और उनका नामकरण उनके तकनीकी पेशागत कौशल के आधार पर हुआ। जो समूह अपने तकनीक का उपयोग करते हुए जो कार्य कर रहा था, आगे उसे उसके उसी तकनीकी नाम रूप शब्द को जाति के बंधन में बांध दिया गया। जैसे कोई तकनीकी रूप से फूल बागवानी का काम करता था, उसका जानकार था, तो उसे फूल पौधे लगाने वाले या माली, सैनी या फुले कहलाते थे। कोई पशु का काम करता था तो उसे अहीर, ग्वाला, धनगर, गड़ेरिया कहलाते थे। कोई अगर खेती का काम करता है तो उसे कंपा, कापू, कुटुंबी, रेड्डी ये कहलाते थे। कोई कारीगर का काम करता था, जैसे लोहे का, लकड़ी का, मिट्टी का बर्तन बनाता था, चमड़े का काम करता था, तो उसे लोहार, काष्टकार, कुंभकार, चर्मकार, बढ़ई ये सब कहते थे। सामंतवाद के उदय के बाद सबसे पहला गुर्जर प्रतिहार नाम का पश्चिमी भूभाग पर एक कबीलाई शासक था, जिसको इन भाटों ने अपनी गिरफ्त में लेकर उसे राजपूत बनाया था। लेकिन उस गुर्जर कबीला के बाकी के लोग आज भी अपनी मूल गुर्जर जाति के नाम से जाने जाते हैं, और ये लोग आज भी खेती या पशुपालन करने वाली जाति से संबंधित होकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। इसके बाद कछवाहों को राजा कछवाहा राजपूत बना दिया, लेकिन कछवाहों की जाति आज भी सैनी, मौर्य, कुशवाहा के नाम से पहचान बनाए हुए है। आदिवासी समूह का राजा प्रताप धवल था, जो आदिवासी था, लेकिन राजा होने के नाते उसको भी ब्राह्मण भाटों ने चने के झाड़ पर चढ़ाते हुए राजपूत बना दिया। गोंड आदिवासियों के गोंड राजा आज चंदेल वंशी राजपूत बनकर गोंडों के जल जंगल जमीन पर कब्जा किए जा रहे हैं। राजा आला उदल विंध्य क्षेत्र के राजा थे, जो बनाफर जाति से थे, लेकिन राजा होने के नाते भाटों की गिद्ध नजर उन पर भी टिकी थी। तो राजा आला को भी भाटों ने राजपूत बना दिया, लेकिन उनके कबीले वाले आज भी बनाफर जाति में है। राजा सुहेल देव मिराते मसूदी के मुताबिक भरथारू यानी पासी समुदाय से श्रावस्ती के राजा थे, जो भाटों के भ्रम में फंसकर राजपूत बन गए। राजा गोहिल वंश गहलोत राजपूत बना। ऐसे न जाने कितने अमीर कबीलों के सरदारों को भाटों ने सामंतवादी व्यवस्था में राजपूत बनाया था। बाकी कबीले वाले जो अपने तकनीकी कौशल के सहारे जीविकोपार्जन कर रहे थे, वे सभी लोग भाट और राजपूतों के अनुसार तकनीकी जाति के नाम से आज भी पहचान बनाए हुए हैं। उसके बाद के भारत में जितने भी प्रकार के तथाकथित ब्राह्मक विद्वान हुए, उन सभी ने अपनी धूर्त और ब्राह्मक विद्वता के अनुसार अपने आप को ब्राह्मक वर्ण की श्रेणी का निर्धारण करते हुए अपने परिवार सहित सभी को ब्राह्मण जाति वर्ग में समाहित कर लिया। ऐसी धारणा या मान्यता उस समय सभी लोगों के अंदर बैठ गई थी, जिसका परिणाम ये हुआ कि उसके बाद से जितने भी शासक हुए, वे या तो क्षत्रिय वर्ण के हुए या किसी कारण से गैर ब्राह्मण या गैर क्षत्रिय वर्ण तो क्षत्रिय बनने को आतुर होने लगे। यानी अब सम्राट जो भी बनेगा वो क्षत्रिय वर्ण का या ब्राह्मण वर्ण का होना अवश्य हो गया था।